ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अभी देखेंगे तो अब सीज फायर चल रहा है। आज हम बात करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इससे इंडिया ने क्या खोया, क्या पाया, और आपके जो एग्जाम है उसके लिए ये इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर हम ऑपरेशन के हर पहलू को देखेंगे, उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, हर एक डायमेंशन को देखेंगे कि इंडिया को कहाँ का बेनिफिट हो रहा है और कहाँ कहाँ पर अगर चैलेंज आ रहे तो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, उनको फ्यूचर में कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सभी जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें ये जो पाकिस्तान है उसमें कई सारे एरिया है जहां पर टेररिस्ट कैंप थे, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्ट्राइक की। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे ये बहावलपुर और ये है मुरीद के, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। ये सारे टेररिस्ट कैंप है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी साइटें हैं जहां पर मिलिट्री की साइटें हैं जहां पर इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली इसमें। तो आज हम यही बात करेंगे कि इसमें क्या खोया और क्या हमने पाया। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ये है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, इसमें क्या रहेगा ना, ये ऑपरेशन सिंदूर है। इसमें जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था, ये प्रतीक है उन महिलाओं का जिन्होंने अपने पति खोए हैं, और यानी कि इतना बुरा जो काम किया गया है, इस काम करने वालों को सजा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और अभी याद रखना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, फिलहाल भी ये चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके दो एंगल हैं ऑपरेशन सिंदूर के। एक तो है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है इसके पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पक्ष रहेगा, ये सकारात्मक। दूसरा है चैलेंजेस यानी चुनौतियां। यहां पर ये देखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा तो वो इसी सेंस में आपको लिखना होगा। जब हम पॉजिटिव में देखेंगे तो हम सबसे वन बाय वन यहां पर बात करेंगे और फिर कंक्लूजन देखेंगे। देखिए, पॉजिटिव में क्या है, यहां पर है, हम सबसे पहले देखते हैं इसका हिस्टोरिकल डायमेंशन है। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। यहां पर क्या है, ये पहलगाम घटना से शुरू हुआ है, और उससे पहले भी हम देखेंगे कि इससे पहले हम इसको अगर लिंक करते हैं जो पाकिस्तान के जो आर्मी के जो जनरल थे, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो वो स्टेटमेंट क्या था, उसमें बोला था कि टू नेशन थ्योरी, टू नेशन यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये क्या बोलता है, दो राष्ट्र सिद्धांत ये बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, और ये इन्होंने बोला था। तो ये बोला था, ये गलत है ये स्टेटमेंट। इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि पाकिस्तान के जो टॉप जो थिंकर है उन्होंने भी इसको अच्छे से डिनाई कर रखा है, और उसको अगर आप देखना चाहे तो हम लास्ट में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर देख लेना। ये गलत है, और क्यों गलत है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे अभी मैंने हल्का सा उसको ब्रीफ कर देते हैं, डिटेल में वहां देख सकते हैं। क्यों, अगर आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का जो विभाजन हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। कुछ मुस्लिम लोग जो इंडिया से अलग होना चाहते थे वो गए थे, बाकी जो साथ में रहना चाहते थे सब रहे थे यहाँ पर। यानी कि सेकुलरिज्म इसलिए संविधान में अपनाया गया, यानी इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर हमने टू नेशन थ्योरी को डिनाई कर दिया था। और पाकिस्तान जिसका कि धर्म के आधार पर बना था, तो बाद में क्या हुआ, उसी से यहाँ पर पश्चिम ये देखते हैं ना, बांग्लादेश वो अलग हो गया था, और यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए थे। और पाकिस्तान में भी हम अभी फिलहाल देख रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के बीच में अच्छा खासा विवाद चल रहा है। अगर ये सफल होती तो कोई विवाद इस तरह का नहीं देखने को मिलता। बलूचिस्तान को लेकर आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, पाकिस्तान आर्मी वालों को अच्छा खासा
वहां पर वो डैमेज करते हैं, और पाकिस्तान जो आर्मी है, पाकिस्तान सरकार है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है जो कि सेम रिलीजन के है। तो यहाँ पर ना ये पूरी तरह से फैल कर गई, पर उन्होंने जानबूझकर उन्माद भरने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिया था, और उसी का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिंक ये माना जाता है जो जम्मू कश्मीर में इंसिडेंस हुआ पहलगाम वाला। इसको काउंटर करने के लिए जो सरकार है, सरकार ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। तो ये चलाया था, इसका हम डेफिनेशन बता चुके हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर इंडिया को क्या क्या गेन हुआ, यहाँ पर ऐतिहासिक के बाद हम बात करते हैं सोशल, सामाजिक। यानी कि ऐतिहासिक ये है कि इंडिया ने और पूरी तरह से जो इस तरह की जो आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, ये पूरी तरह से ये आइडियोलॉजी इंडिया ने स्ट्रांगली खारिज कर दी। और इसका हमें कहां पर दिखाई देता है, इसका हमें दिखाई देता है सोशल में, सामाजिक में। क्यों? यहाँ पर जो टारगेट किया गया था पहलगाम में, हिंदू लोगों को जानबूझकर टारगेट किया गया था ताकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़े, और हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़े, और यहाँ पर क्या है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाए। पर हुआ उसका एकदम अपोजिट। हुआ क्या अपोजिट? अपोजिट ये हुआ, इंडिया में जो एकता है, जो यूनिटी है, वो और ज्यादा बढ़ गई। देश में आप देखना हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े हो गए, और चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जो बीजेपी के लीडर हैं, जैसे कि कोई भी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, यानी कि जो काफी ज्यादा एकदम इस तरह के विचार रखते हो, वो देखो, यानी कि कोई भी देखो, हर लीडर, चाहे इसमें राहुल गांधी देख लो, नरेंद्र मोदी जी देख लो, या कोई भी देखो, सब के सब एक स्वर में खड़े हो गए। और सारे के सारे आप चैनल को देख लो, चाहे वो यूट्यूबर देख लो या कोई देख लो, जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, पर जब देश पर बारी आई तो सब के सब एक साथ खड़े हो गए। चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब का सब, पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। यानी कि एकता देश की इससे मजबूत हो गई। कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अटैक किया उसकी मंशा पहले पूरा देश जान गया कि ये तो हमें आपस में लड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो उसका जो उन्होंने रिजल्ट सोचा था उसके अपोजिट रिजल्ट मिला, और यहाँ से देश की एकता अलग से दिखाई दी। इसके अलावा जो कि पहले कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट रहे हैं। इसके अलावा चाहे ये आपका जो सोशल है, इसके अलावा रहेगा आपका पॉलिटिकल। ये चाहे देश के अंदर है या देश के बाहर है, एकता काफी ज्यादा अलग से दिखाई दे। बाहर भी आप देखेंगे ना, यानी इंटरनल देश के और एक्सटर्नल, हर जगह हमें ये यूनिटी, जो कि दूसरे देश में भी यूट्यूबर बैठे हैं, दूसरे देश में इंडिया के लोग हैं, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, हर चीज ऐसे कर रहे थे कि देश एक है और बाकी चीजें अलग हैं। सेम पॉलिटिकल में क्या है, हर पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी। भले ही इसमें ये माना गया, भले ही हमारे घर के अंदर एक दूसरे से मतभेद हो, पर जब बाहर होगा तो एक, यानी कि जिसको बोलते हैं मिनिमम कंसेंसस बने। इससे पहले हम देखेंगे स्ट्राइक हुई, उनमें नहीं था इतना, पर इस बार देखना हर पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी और सरकार को पूरा समर्थन दे रही थी। चाहे इसमें शशि थरूर जी के बयान देखो या किसी के देख सकते हैं, जो कि काइनेटिक एक्शन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल, इसके अलावा हम ये देखते हैं इकोनॉमिकल। यहाँ पर क्या है, यानी कि आर्थिक, यहाँ पर देश की जो आर्थिकी है, यानी जम्मू कश्मीर की आर्थिकी को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया था, ताकि इससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो। और डर का माहौल पैदा हो तो यहाँ पर लोग कम से कम आए, और कम से कम आए तो जम्मू कश्मीर में एक अलगाववाद की भावना फिर से बढ़े और उनके मनसा पूरी हुआ। क्या हुआ? ये इकोनॉमिकली इंडिया ने, ठीक है हाँ कुछ चैलेंज हुए, पर इकोनॉमिकली अब ये हुआ कि इससे क्या है, जैसे इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक की। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो अपने जो हथियार है, जैसे कि ब्रह्मोस का यूज किया, आकाश का यूज किया, इवन ब्रह्मोस को तो फिलीपीन वगैरह मांग भी चुके हैं इंडिया से। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इकोनॉमी में, नो डाउट उसको अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है। इंडिया एक समय में हथियारों को इंपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्टर के रूप में और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंस हुआ था, क्योंकि पूरा देश एक साथ
खड़ा हो गया और आप देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में उनकी जो मंशा थी धरी की धरी रह गई और वहां पर फिर से जो टूरिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे जियोग्राफिकल की बात करते हैं, यानी भौगोलिक, यहां पर क्या रहेगा भौगोलिक में हम देखते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये अबेंस में चली गई है, यानी कि इसको निलंबित कर दिया गया है। तो जो नदियां हैं, नदियों का पानी अब चांस है, पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, पाकिस्तान को काफी बड़ा हिस्सा जाता था, इंडिया को कम जाता था। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना तो इसका वीडियो हम लास्ट में लिंक में लगा देंगे, आप देख लेना। तो यहाँ इंडिया को कम पानी मिलता था, पाकिस्तान को ज्यादा जाता था। पर अब क्या रहेगा, अब इंडिया अपनी शर्तों पर और दोबारा से उसको दोबारा से देखेगा, और दोबारा से देखने के बाद जब ये संधि, जब इस जो संधि है ये अबेंस में चली गई है, जब दोबारा से जब बातें होंगी तो इंडिया को पानी का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, आप देखते हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये पूरे संसार में है। अगर आप देखेंगे ना, गंगोत्री ग्लेशियर है वो भी पिघल गया है, उसका काफी बड़ा हिस्सा पिघला हुआ है। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो बोल रही है, वे बार बार चेतावनी दे रही है कि ग्लेशियर पिघल गए तो क्या रहेगा। तो इंडिया में पहले पानी की कमी हो रही है, और ये जो संधि है ये पुराने समय की है, जब चीजें ऐसे नहीं थी, नई चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर काफी चैलेंज हो रहे हैं। तो अब क्या है, इंडिया ज्यादा पानी को अपने लिए रख पाएगा, क्योंकि ये अनइक्वल संधि थी। अब अगर कुछ होगा फ्यूचर में तो वो बराबरी का रहेगा, ये है, यानी कि ज्योग्राफिकली इंडिया को अच्छा रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हैं टेक्नोलॉजिकली, यानी तकनीकी रूप से देखेंगे इसका रिजल्ट, तो तकनीकी रूप से इंडिया की जो सुपीरियोरिटी है, इंडिया की श्रेष्ठता, वो एकदम अलग से दिखाई दी। प्रिसीजन स्ट्राइक में कहीं पर जहां भी आतंकवादी थे, जहां भी अटैक करना था, पूरे शहर को लेकर के सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को अटैक किया गया। तो ये एकदम बिल्कुल अलग दिशा खोलती है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कोऑर्डिनेशन जबरदस्त देखा सेनाओं के बीच। इसके अलावा जो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर ये है उपग्रह से लेकर सबके बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखा। तो ये क्या है, इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी अपनी सिद्ध कर दी है, और इससे और ज्यादा ये आगे बढ़ेगा। इंडिया की जो इमेज है, इसी से जो अगला जुड़ा हुआ है जो इमेज है, यानी इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय यानी कि ये है इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इंडिया का जो कद है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हर एक देश ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके खिलाफ बातें की, इवन चाहे चाइना है या कोई भी देश है, सब ने इस तरह का जो घटना हुई थी उसकी निंदा की। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया की जो मारक क्षमता है, इंडिया का जो पावर है, वो अलग से दिखाई दी कि इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक की। ऐसा नहीं है कि जैसे बार बार चैलेंज आ रहे थे कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, इंडिया जब भी कोशिश करता स्ट्राइक करने की तो पाकिस्तान क्या करता, वहां पर इंडिया ने तो अपने जो एयर रूट है वो बंद कर दिया ताकि कोई हवाई जहाज को न नुकसान पहुंचे, और उसको अगर लग गया तो नुकसान हो जाएगा जान माल का। जो कि पाकिस्तान जानबूझकर अपने हवाई जहाज और इस तरह की चीजें उड़ा रहा था, वहां पर उसने जो एयर रूट है वो खुला रखा था ताकि चाह रहा था कि इंडिया की कोई मिसाइल उसको टकराए और दिखाए कि देखिए हम आपकी मिसाइल यहाँ टकरा के निर्दोषों को मार रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अटैक किए तो वो कहाँ पर, वहां पर किए, चर्च में किए, स्कूलों में किए, ऐसी जगह किए। इसके अलावा ये है, इससे अलग से दिखाई दिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया ने प्रॉपर एविडेंस दिखाए सबके सामने कि देखिए हमने यहाँ स्ट्राइक की है। तो इससे क्या है, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इंडिया की जो इमेज है, इसको और ज्यादा ये बूस्ट मिला है। इसके अलावा फिर और क्या रहता है, जैसे ये हो गया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रक्षा यानी डिफेंस।
तो इसमें क्या रहेगा, डिफेंस इंडस्ट्री लेवल पर यहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी और रक्षा जो सेवाएं है उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इनका जो प्रोफेशनलिज्म है ये अलग से दिखाई दिया कि हाँ भाई इंडिया की, इसको लेकर पश्चिम में काफी कमेंट भी किए गए कि इंडिया की क्या है, इंडिया काफी प्रोफेशनल देश है, इंडिया की सेनाएं काफी प्रोफेशनल है, सही तरीके से काम कर रही हैं। तो ये करके इसके लिए एक अलग इमेज बनी। साथ में जो स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक रूप से हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रेटेजिकली या फिर इसके अलावा सिक्योरिटी के रूप में भी हम देखते हैं तो इंडिया ने जो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर, ये अपनी पॉलिसी अपना के रखी है और अब उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर बता दिया है कि हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। आतंकवादी संसार के किसी कोने में छिपे हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं और नहीं छोड़ेंगे। और इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, ये बोला गया। और एक्ट ऑफ वार माना जाएगा तो यानी कि उसको एक्ट ऑफ वार कहते हुए इंडिया उसको वार के रूप में लेगा और अटैक करेगा, ये है। और यहाँ पर बोला कि जैसे शांति है, बिल्कुल, यानी कि जो शांति चाहिए वो ताकत से ही आती है, यानी इंडिया को और ज्यादा अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, ये सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा जैसे डिफेंस में हम और देखेंगे ना, यहाँ पर है, यहाँ पर जो चाइना की जो मिसाइल है वो आपने देखा कि एज बगैर फटे हुए गिरी हुई थी। तो यानी कि जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसकी अलग से पोल खुल गई। इंडिया ने जो अटैक किए, चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को दे रखा है वो उनको काउंटर ही नहीं कर पाया। तो इसका चाइना को काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा चाइना पर। इसका साथ साथ इंडिया की जो गुडविल हथियारों को लेकर वो काफी और ज्यादा हो गई। और इससे कहीं ना कहीं अभी नहीं तो आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान को भी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी चाइना के ऊपर रिलाई करने को लेकर। ये सारी चीजें अगर हम पॉजिटिव में देखें तो काफी चीजें इससे अचीव हुई। अगर देखा जाए तो ये कुछ दिन चला पर इससे इंडिया ने जो अचीव करना चाहता था वो अच्छे से अचीव कर लिया। अब हम बात करते हैं क्या सारी चीजें अचीव हो गई तो क्या कुछ चैलेंज भी रहे? हाँ, कुछ लेवल पर हमें जो चैलेंजेज हैं ये कुछ लेवल पर रहे, जो चुनौतियां हैं ये कुछ जगह दिखाई देती हैं। जैसे जो वर्ल्ड मीडिया है उसने क्या है, उसने इंडिया की प्रॉपर कवरेज नहीं की। जो वर्ल्ड मीडिया है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा फेवर दिखाई देता है उसका। आप देखेंगे ना जैसे न्यूयॉर्क टाइम के और जो जैसे कि यूरोप के आर्टिकल देखेंगे वहां, यानी कि वहां का जो वो प्रोपेगेंडा है, वो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको ज्यादा फेवर करता दिखाई दिया हमें। तो इंडिया को, और उसमें आप देखेंगे ना उसके पीछे आप रीजन देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना की सरकार है वहां पर वहां पर जो मीडिया है उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किए हुए है। तो यानी कि इंडिया को भी आने वाले फ्यूचर में ये सोचना पड़ेगा कि जिसको बोलते हैं ना जो नेक्स्ट जनरेशन वार है, जो कि इंफॉर्मेशन के बेस पर भी लड़ा जाता है, तो इंफॉर्मेशन इंडिया की ज्यादा अच्छे से जाए, पाकिस्तान से और ज्यादा अच्छे से जाए और ज्यादा अच्छे से जाए, तो जो इंडिया ने किया है वो और ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि इराक में आप देखेंगे ना तो अमेरिका ने किया था और उसने अपना टीआरपी के रूप में लिया, खुद को दिखाया एक ग्लोबल पावर के रूप में। जब इराक में किया था तो वो आप आईआर वाला एरिया रहता है, उसके लिए कभी फिर बना देंगे वीडियो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इंडिया को और ज्यादा, इंडिया के अंदर तो है ही पर बाहर भी अच्छा खासा इंडिया को पीआर के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये है कि हल्का सा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको इकोनॉमिकल थोड़ा सा चैलेंज हुआ है, नो डाउट हल्का सा चैलेंज हुआ क्योंकि ट्रूप एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा चैलेंज हुआ है। और इसके अलावा जैसे अभी टेम्परेरी रूप से जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। बाकी इंडिया की इकोनॉमी है इन सारी चीज़ों को आने वाले समय में बैलेंस करते हुए और आगे बढ़ेगी। इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो और आगे बढ़ेगी। हाँ, एक चीज और होता है इसमें क्या रहेगा, जो कि न्यूक्लियर थ्रेट देता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। पर जो न्यूक्लियर थ्रेट देता है तो हमें सोचना पड़ेगा उसका अल्टरनेटिव कि
कल को अगर पाकिस्तान फिर से ऐसे करता है या कोई और देश भी ऐसा करता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे, ताकि वो न्यूक्लियर जो हथियार है, न्यूक्लियर जो उसकी चीजें हैं, उनका यूज करने से पहले उनको डिसमेंटल किया जा सके। तो उसके ऊपर भी आगे साइंटिस्टों को और सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप न्यूक्लियर थ्रेट के साए में आप जीते रहेंगे, तो वहां भी थोड़ा काम करने का रहेगा। इसके अलावा इसके मैसेज कई सारे गए हैं। अगर आप इसके मैसेज देखेंगे ना, मैसेज ये गया है कि इसके बहाने जो पाकिस्तान का एक थ्योरी बनाई जाती है कि ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि बांग्लादेश में भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी मैसेज गया, बाकी देशों को भी सीधे क्लियर कट मैसेज गया है। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। आप बोलेंगे सर एक बार तो बोल रहे हैं ये अचीवमेंट हुई, ऊपर से आप काफी कमियां भी गिनवा रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला। कंक्लूजन यही निकला कि देखिए, जो देश है, देश के सामने उतार चढ़ाव इकोनॉमी से लेकर इस तरह के चैलेंज आते रहते हैं। इतना बड़ा कोविड का चैलेंज आया, देश उससे भी आगे निकल गया और उन चीजों को पीछे छोड़ गया। सेम ये जो चैलेंज आया है, इससे भी देश ओवरकम कर जाएगा। पर जो सबसे मेन रहेगा कि न्यूक्लियर जो थ्रेट है उसको कैसे डिसमेंटल किया जा सके। तो आने वाले फ्यूचर में इस दिशा में सरकार को कदम उठाना होगा, ताकि इस तरह की धमकियां, इस तरह के ब्लैकमेल से समय से पूर्व निपटा जा सके वहां पर। क्योंकि कई बार ये भी रहता है, अगर न्यूक्लियर हथियारों का यूज कर दिया गया तो हो सकता है इंडिया की तरफ हवा चल रही है तो सारे के सारा इधर ही वो आ जाएगा रेडिएशन। तो वो सारी चीजें देखते हुए इंडिया को उन चीजों को काम करना होगा कि उनको कैसे वहां से डिसमेंटल किया जा सके, और पाकिस्तान या कोई भी देश है जो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, ऐसा कैसे किया जा सके कि वो दोबारा से इस तरह की एक्टिविटी न करे जिसमें कि निर्दोष लोग मारे जाएं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें आपको लगा है कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी अपने साथी को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके जितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव है उसके बारे में जानकारी लग सके। क्योंकि आप देखेंगे ना, किसी मीडिया से लेकर किसी में कोई हिस्सा चलाया जाएगा, किसी में कोई चला जाएगा, पर ये एक ओवरऑल व्यू था। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस में अगर पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जा सकता है। कई बार सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आयोगों में कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और उससे इंडिया को क्या अचीवमेंट हुआ। यूपीएससी में थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए इस तरह का, या फिर उससे भारत वो अचीव नहीं कर पाया है उसका परीक्षण कीजिए। यानी कमेंट दोनों तरफ में जा सकता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में। वो आपको है कि दोनों पक्ष लिखते हुए लास्ट में आपको ये कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।